1 जुलाई 2025 को इसकी खोज के बाद से 3E एटलस वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है। खगोलविदों ने इसे एक अंतरतारकीय धूमकेतु के रूप में वर्णित किया है, जो एक दुर्लभ आगंतुक है जो हमारे सौर मंडल से सीधे एक ऐसे पथ पर गुजर रहा है जिसे पहले कभी दर्ज नहीं किया गया है। यह धारणा तेजी से फैल गई और अधिकांश लोगों ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। फिर नई तस्वीरों का और अधिक बारीकी से अध्ययन किया गया। धूमकेतु एटलस की पूंछ सूर्य से दूर नहीं जाती। धूमकेतु के व्यवहार के सभी स्थापित मॉडलों के अनुसार यह सीधे सूर्य की ओर इंगित करती है। यह असंभव होना चाहिए। सौर पवन और विकिरण दाब पदार्थ को बाहर की ओर धकेलते हैं, न कि उसे पीछे की ओर खींचते हैं। यह कोई एक बार की असामान्य घटना या किसी एक कैमरे के कोण का कमाल नहीं था। एक ही समय में 3 से 4 अलग अलग जेट निकलते हुए देखे गए, जो सूर्य के प्रभाव को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। दशकों के धूमकेतु अनुसंधान में इस तरह की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। तो अब सवाल ये नहीं है कि 3 एटलस अजीब है या नहीं। अगर 3 एटलस धूमकेतु नहीं है तो हम इसे क्या कहें? जब 3 एटलस का पहली बार पता चला तो धूमकेतु शब्द सुर्खियों में लगभग स्वतः ही आ गया। यह निर्णय लापरवाही भरा नहीं था। यह खगोल विज्ञान की एक लंबी परंपरा का अनुसरण था। सौर मंडल के बाहर से आने वाली, चारों ओर चमक बिखेरने वाली और अत्यंत कठिन पथों पर यात्रा करने वाली वस्तुओं को आमतौर पर धूमकेतु की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक ऐसा ढांचा है जिसे वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं और यह पहले भी कई बार कारगर साबित हो चुका है। इस नाम के पीछे मुख्य कारण इसकी कक्षा थी। 3 एटलस एक अतिपर्वलयिक पथ पर गतिमान है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य से बंधा हुआ नहीं है और कभी वापस नहीं लौटेगा। यही कारण इसे उन क्षुद्र ग्रहों के समूह से अलग करता है जो सूर्य के चारों ओर बार बार चक्कर लगाते हैं। पहले के मामलों में इसी तरह के अंतरतारकीय आगंतुकों को वाष्पशील पदार्थों से भरपूर माना जाता था, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश के पास आने पर स्वाभाविक रूप से गैसों का उत्सर्जन होता है। गैसों का उत्सर्जन यहाँ मुख्य धारणा है। सरल शब्दों में, जब कोई धूमकेतु गर्म होता है तो जमी हुई गैसें वाष्प में बदल जाती हैं और धूल को सतह से दूर धकेल देती हैं। इस प्रक्रिया से एक कोमा और एक या अधिक कहानियां उत्पन्न होती हैं। चूंकि यह व्याख्या दशकों से अनगिनत अवलोकनों से मेल खाती रही है, इसलिए यह नए पिंडों की व्याख्या करने का सर्वमान्य तरीका बन गई है। लेकिन यह वर्गीकरण प्रत्यक्ष प्रमाण पर नहीं, बल्कि मॉडलों पर आधारित है। गैस उत्सर्जन अक्सर अनुमानित होता है, मापा नहीं जाता। वैज्ञानिक गति, चमक में परिवर्तन या आसपास के धुंध को देखते हैं और फिर एक भौतिक व्याख्या लागू करते हैं जो आमतौर पर सटीक बैठती है। अधिकतर मामलों में यह आसान तरीका काफी कारगर साबित होता है। समस्या तब शुरू होती है जब प्रेक्षित व्यवहार सहयोग करने से इनकार कर देता है। 3I एटलस में लेबल पहले आता है और डेटा बाद में आता है। जैसे जैसे उच्च गुणवत्ता वाली छवियां और लंबे समय तक अवलोकन की सुविधा उपलब्ध होती गई, भौतिक व्यवहार धूमकेतु मॉडल की भविष्यवाणी से अलग होने लगा। जेट गैस चालित प्लूम्स की तरह व्यवहार नहीं करने लगे। पूंछ ने विकिरण दबाव की अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दी। मूल वर्गीकरण को सुदृढ़ करने के बजाय प्रत्येक नए डेटा सेट ने घर्षण उत्पन्न किया। यहीं से कहानी का केंद्रीय विरोधाभास आकार लेता है। नाम परिचित लगता है, श्रेणी सुरक्षित प्रतीत होती है, लेकिन वस्तु स्वयं उस नाम से जुड़े नियमों को तोड़ती रहती है। विज्ञान में लेबल साक्ष्य के आधार पर होने चाहिए, न कि इसके विपरीत। जब कोई लेबल केवल सुविधा के कारण ही कायम रहता है तो वह एक अंधाधुंध पट्टी बन जाता है। 3 एटलस अब उस असुविधाजनक स्थान में स्थित है। इसे धूमकेतु कहा जाता है क्योंकि यही सबसे निकटतम उपलब्ध सीमा है। फिर भी अवलोकनों का बढ़ता हुआ ढेर इसके भीतर स्थिर होने से इनकार करता है, और एक बार जब वह अंतर प्रकट हो जाता है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। 3I एटलस को लेकर इतनी चिंता क्यों है, यह समझने के लिए हमें एक सरल नियम पर गौर करना होगा जिसने दशकों से धूमकेतु विज्ञान का मार्गदर्शन किया है। कोई धूमकेतु कितना भी अजीब क्यों न दिखे, सूर्य के निकट आने पर वह हमेशा उन्हीं मूलभूत बलों का पालन करता है। धूमकेतु की पूंछ केवल सजावटी नहीं होती, यह एक भौतिक प्रतिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश से सतह गर्म होने पर जमी हुई सामग्री गैस में परिवर्तित हो जाती है। वह गैस अपने साथ धूल को खींचती है, जिससे केंद्रक के चारों ओर एक बादल बन जाता है। वहां से 2 बल अपना काम शुरू कर देते हैं। सौर पवन आवेशित कणों को बाहर की ओर धकेलती है। विकिरण दाब महीन धूल को सूर्य से दूर धकेलता है। इसका परिणाम पूर्वानुमानित है। सूर्य की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है।
यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे परीक्षण की आवश्यकता हो। यह हजारों बार दोहराया गया एक अवलोकन है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले प्रसिद्ध धूमकेतुओं से लेकर केवल शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा ही पकड़े जाने वाले धुंधले पिंडों तक पूंछ की दिशा खगोल विज्ञान में सबसे विश्वसनीय संकेतों में से एक रही है। धूमकेतुओं की जटिल आकृतियां हों, वे टुकड़ों में बंट जाएं या असमान जलधाराएं छोड़ें, तब भी उनका समग्र व्यवहार इसी नियम का पालन करता है। प्राकृतिक रूप से इसके कोई पुष्ट अपवाद नहीं हैं। आयन पूंछें सीधी दिख सकती हैं, जबकि धूल की पूंछें घुमावदार हो सकती हैं। नाभिक के घूर्णन के कारण जेट्स में झिलमिलाहट और बदलाव हो सकता है, लेकिन इसकी मूल दिशा कभी नहीं बदलती। सूर्य का बल लगता है और पदार्थ प्रतिक्रिया करता है। अंतरिक्ष आधारित अवलोकन के प्रारंभिक दिनों से ही इस संबंध को प्रलेखित किया गया है और तब से प्रत्येक प्रमुख धूमकेतु सर्वेक्षण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि धूमकेतु विज्ञान इसी पर निर्भर करता है। शोधकर्ता कणों के आकार, गैस की संरचना और सौर प्लाज्मा के साथ उनकी परस्पर क्रिया का अनुमान लगाने के लिए पूंछ की दिशा का उपयोग करते हैं। यह नियम केवल दिखावटी नहीं है, बल्कि संरचनात्मक है। इसे हटा देने पर धूमकेतु के व्यवहार के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताएं डगमगाने लगती हैं। इसीलिए 3i एटलस तुरंत ध्यान खींचता है। यदि कोई वस्तु वास्तव में सौर पवन और विकिरण दबाव दोनों को अनदेखा करती है, तो यह कोई मामूली विसंगति या कैमरे की त्रुटि नहीं है। यह धूमकेतु मॉडल की बुनियाद पर ही चोट करता है। एक विलक्षण दृश्य को तो खारिज किया जा सकता है, एक अस्थायी विकृति पर बहस हो सकती है, लेकिन इस नियम का उल्लंघन करने वाले निरंतर व्यवहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब कोई धूमकेतु जैसा व्यवहार करना बंद कर देता है, तो उसका वर्गीकरण केवल नामकरण की समस्या से कहीं अधिक हो जाता है। यह एक भौतिकी की समस्या बन जाती है। या तो वह वस्तु उन बलों के अधीन कार्य करती है जिन्हें हमने गलत समझा है, या फिर वह वास्तव में वह नहीं है जो हम उसे समझते हैं। और यहीं से 3 एटलस की स्थिति असामान्य से चिंताजनक हो जाती है। यह केवल नियमों को तोड़ता नहीं है, यह अपेक्षित सीमाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। ऐसा लगता है कि यह पूरे ढांचे को ही अनदेखा कर देता है। 3 एटलस सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ता, यह एक साथ सभी नियमों को तोड़ देता है। जब खगोलविद पहली बार एंटीटेल शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत घबराते नहीं हैं। यह शब्द धूमकेतु विज्ञान में पहले से मौजूद है और आमतौर पर इसके साथ एक सरल व्याख्या भी होती है। दुर्लभ मामलों में परिप्रेक्ष्य के कारण कोई धूमकेतु सूर्य की ओर इशारा करती हुई पूंछ के साथ दिखाई दे सकता है। पृथ्वी से देखने पर देखने का कोण बिल्कुल गलत दिशा में होता है और ज्यामिति आंखों को धोखा देती है। पदार्थ अभी भी सूर्य से दूर जा रहा है, यह केवल उल्टा दिखाई देता है। इस भ्रम का पहले भी दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। उन मामलों में तथाकथित एंटीटेल पतली, अस्थायी और प्रेक्षक के स्थान पर अत्यधिक निर्भर होती है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, यह प्रभाव कम होता जाता है, संरचना तेजी से बदलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वैज्ञानिक धूल और गैस की गति को 3 रूपों में मॉडल करते हैं, आयामों के बावजूद सब कुछ उसी भौतिक नियम का पालन करता है। सौर पवन बाहर की ओर धकेलती है, विकिरण दाब शेष कार्य करता है। यही कारण है कि प्रतिपूंछों ने कभी धूमकेतु सिद्धांत को चुनौती नहीं दी है। वे दृश्य अपवाद हैं, भौतिक विरोधाभास नहीं। लेकिन 3 एटलस ऐसा व्यवहार नहीं करता। इस मामले में पूंछ का असामान्य अभिविन्यास क्षणिक नहीं है। विभिन्न उपकरणों और प्रसंस्करण विधियों का उपयोग करके कई बार अवलोकन करने पर भी देखने का कोण नहीं बदलता। संरचना अपनी दिशा बनाए रखती है। पूंछ एक ऐसी स्थिति में स्थिर रहती है जो केवल परिप्रेक्ष्य प्रभाव होने पर स्थिर नहीं होनी चाहिए। इससे भी अधिक चिंताजनक इसकी संरचना ही है। परिप्रेक्ष्य से बनने वाली प्रतिपूंछों में आमतौर पर धूमकेतु के कक्षीय तल के अनुदिश महीन धूल की परतें होती हैं। वे देखने में नाजुक और स्पष्ट रूप से परिभाषित लगती हैं। 3 एटलस के आसपास जो दिखाई देता है वह व्यापक और अधिक स्थिर है। इसकी ज्यामिति खगोलविदों द्वारा प्रकाशीय भ्रमों को खारिज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाठ्य पुस्तक उदाहरणों से मेल नहीं खाती है। क्लासिक एंटीटेल्स को सफलतापूर्वक समझाने वाले मॉडल यहाँ विफल हो जाते हैं। जब शोधकर्ता देखने के कोण और कण की गति को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं तो गणितीय गणनाएं सटीक नहीं बैठती। अभिविन्यास उलट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पदार्थ को फैलना या कमजोर होना चाहिए, लेकिन वह सुसंगत बना रहता है। यहीं से चर्चा प्रकाशिकी से भौतिकी की ओर मुड़ जाती है। यदि पूंछ वास्तव में सूर्य के प्रकाश द्वारा बाहर की ओर धकेली गई धूल से बनी होती तो केवल परिप्रेक्ष्य के आधार पर इतने लंबे समय तक उसे गलत दिशा में इंगित करना संभव नहीं होता।
या तो कोई और चीज इसे आकार दे रही होगी या फिर पदार्थ का व्यवहार धूमकेतु की धूल के अब तक के व्यवहार से बहुत अलग होगा। इससे वैज्ञानिकों के सामने एक असहज विकल्प खड़ा हो जाता है। या तो कई स्वतंत्र अवलोकन एक ही तरह से भ्रामक हैं, जो कि असंभव है, या फिर 3 एटलस की कहानी बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। और अगर ये भ्रम नहीं है तो ये महज जिज्ञासा नहीं बल्कि एक विरोधाभास बन जाता है, क्योंकि एक बार जब आप परिप्रेक्ष्य को समीकरण से हटा देते हैं तो सवाल ये नहीं रह जाता कि हम 3 आंखों वाले एटलस को कैसे देख रहे हैं, बल्कि ये कहीं अधिक सीधा हो जाता है। यदि यह एंटीटेल वास्तविक है तो इसे वहां कौन सी शक्ति रोके हुए है और वास्तव में इसे कौन उत्पन्न कर रहा है। यह जांचने के लिए कि क्या 3 एटलस वास्तव में अभूतपूर्व है, तुलना करना ही एकमात्र उचित तरीका है। साधारण धूमकेतुओं की बात नहीं, बल्कि अब तक दर्ज किए गए सबसे विचित्र धूमकेतुओं की बात। और धूमकेतु अनुसंधान में एक नाम बार बार सामने आता है, धूमकेतु लवजॉय। लवजॉय ने शांत न रहने के अपने अनोखे स्वभाव के कारण अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। यह सूर्य के बेहद करीब से गुजरने के बावजूद बच गया। इसने भारी मात्रा में पदार्थ त्यागा और अपने केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों से कई जलधाराएं उत्पन्न की। इसका रसायन असामान्य था, इसकी गतिविधि तीव्र थी। कुछ समय के लिए इसने सिद्धांतों को चुनौती दी और वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए मजबूर किया कि कैसे नाजुक बर्फीले पिंड अत्यधिक गर्मी सहन कर सकते हैं। फिर भी लवजॉय ने भी नियमों का पालन किया। इससे उत्पन्न प्रत्येक जेट सूर्य से दूर मुड़ गया। आयनित गैसें सौर पवन द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश प्रवाहित हुईं। विकिरण दाब के कारण धूल के गुबार घुमावदार हो गए। आकृतियां जटिल थीं, कभी कभी अव्यवस्थित भी, लेकिन दिशा को लेकर कभी कोई संदेह नहीं था। गतिविधि कितनी भी तीव्र क्यों न हो जाए, सूर्य का वातावरण हमेशा हावी रहता था। यही मुख्य बिंदु है। धूमकेतुओं के अवलोकन के विशाल संग्रह में वैज्ञानिकों ने विचित्र संरचनाओं, खंडित नाभिकों, अचानक विस्फोटों और अत्यधिक असममित जेठ वाले पिंडों को सूचीबद्ध किया है। कुछ तेजी से घूमते हैं, कुछ लुढ़कते हैं, कुछ असमान रूप से पदार्थ निकालते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे क्षणिक रूप से अवज्ञा का भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब समय के साथ डेटा का विश्लेषण किया जाता है तो वही पैटर्न बार बार सामने आता है। सूर्य का प्रभुत्व होता है और पदार्थ उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ऐसा कोई पुष्ट मामला नहीं है जहां किसी धूमकेतु से निकलने वाले सभी प्रमुख जलधाराएं एक ही समय में सौर पवन को अनदेखा करती हों। यहीं पर 3I एटलस सबसे चरम तुलनाओं से भी अलग हो जाता है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जेट दिखाई देते हैं और ये मुड़े हुए भी नहीं हैं। वे बाहर की ओर नहीं फैलते, वे अनुरूपता में विलीन नहीं होते। वे अपनी दिशा को इस प्रकार बनाए रखते हैं मानो आसपास का वातावरण मायने ही न रखता हो। यही बात 3 आंखों वाले एटलस को सामान्य सूची से बाहर कर देती है। यदि केवल एक जेट असामान्य व्यवहार करे तो इसका कारण घूर्णन, छायांकन या असमान सतह गतिविधि हो सकता है। यदि यह प्रभाव क्षणिक होता तो इसे संयोग मानकर टाला जा सकता था। लेकिन जब हर दृश्यमान प्रवाह सौर प्रभाव के प्रति एक समान उदासीनता प्रदर्शित करता है तो संयोग एक विश्वसनीय व्याख्या नहीं रह जाती। यही कारण है कि लवजॉय और अन्य विचित्र धूमकेतुओं से तुलना अंततः विफल हो जाती है। उन वस्तुओं ने ज्ञात व्यवहार की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से व्यवस्था से बाहर नहीं निकलीं। वे नियमों को तोड़े बिना उनका विस्तार करती हैं। 3I एटलस किसी भी चीज का विस्तार नहीं करता है। यह इस तरह से काम करता है कि मौजूदा श्रेणियां इसे आसानी से समाहित नहीं कर सकती। इसका व्यवहार धूमकेतु विज्ञान की सीमाओं से परे नहीं है। यह उससे बिल्कुल अलग है और यही वह मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। यह कोई एक अनोखी विशेषता नहीं है जिसे बाद में समझाया जा सके। यह अवलोकनों में लगातार दिखने वाला एक पैटर्न है। धूमकेतुओं के इतिहास में कहीं और ऐसा पैटर्न नहीं मिलता। 3 एटलस न केवल विचित्र है, बल्कि यह एक बिल्कुल नए प्रकार के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। जब वैज्ञानिक ऐसे व्यवहार का सामना करते हैं जो मौजूदा मॉडलों में फिट नहीं बैठता, तो वे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले कम से कम व्यवधान पैदा करने वाली व्याख्या की तलाश करते हैं। 3 एटलस के मामले में एक विचार बार बार सामने आता है। शायद यह वस्तु असामान्य रूप से बड़े धूल के कण उत्सर्जित कर रही है। बड़े कण भारी होते हैं। वे सौर पवन और विकिरण दाब के प्रति धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। सैद्धांतिक रूप से इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि पदार्थ अपेक्षा के अनुरूप इतनी तेजी से क्यों नहीं मुड़ता। सैद्धांतिक रूप से यह तर्कसंगत लगता है। धूल के कणों का आकार मायने रखता है। महीन कण आसानी से इधर उधर धकेले जा सकते हैं, जबकि बड़े कण अपने मूल मार्ग के करीब ही बने रहते हैं। कुछ धूमकेतु विशेष रूप से हिंसक विस्फोटों के दौरान चूर्ण के बजाय मलबे के गुच्छे छोड़ते हैं।
यदि 3 एटलस में बड़े मलबे की प्रधानता होती तो उसकी पूंछ अधिक कठोर और कम प्रतिक्रियाशील दिखाई दे सकती थी, लेकिन यह व्याख्या लगभग तुरंत ही मुश्किल में पड़ जाती है। प्राकृतिक गैस उत्सर्जन से धूल के कणों का आकार के अनुसार वर्गीकरण नहीं होता। जब जमी हुई सामग्री का ऊर्ध्वपातन होता है तो वह एक मिश्रण छोड़ती है। बड़े कण, छोटे कण और गैस सभी एक साथ बाहर निकलते हैं। यह कोई अनुमान नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और सामान्य धूमकेतुओं की इमेजिंग के माध्यम से इसकी बार बार पुष्टि की गई है। यहाँ तक कि जब दृश्य संरचना में बड़े कण हावी होते हैं तब भी पृष्ठभूमि में छोटे धूल कण हमेशा मौजूद रहते हैं और धूल के छोटे कण छिप नहीं सकते। ये महीन कण सूर्य के प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये प्रकाश को कुशलतापूर्वक बिखेरते हैं और तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला में दिखाई देने वाली धूल की पूंछ का निर्माण करते हैं। यदि सूक्ष्म धूल कण मौजूद हैं तो वे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अवरक्त अवलोकन, दृश्य प्रकाश चित्र और अन्य स्पेक्ट्रल बैंड सभी इसे प्रकट करते हैं। वह पूंछ धुंधली या चौड़ी हो सकती है, लेकिन यह अपरिहार्य है। समस्या यहीं से गंभीर हो जाती है। विभिन्न स्पेक्ट्रल श्रेणियों में 3 एटलस के अवलोकन में अपेक्षित धूल की पूंछ दिखाई नहीं देती है। कोई द्वितीयक धूल का गुबार उस तरह व्यवहार नहीं करता जैसा कि छोटे कणों को करना चाहिए। न तो कोई क्रमिक पंखे जैसी आकृति है, न ही सौर दबाव के अनुरूप कोई वक्रता। इसका कोई संकेत मिलता ही नहीं। यह अनुपस्थिति एक विरोधाभास पैदा करती है। इस विचित्र व्यवहार को समझाने के लिए मॉडल को बड़ी धूल के कणों की आवश्यकता है, लेकिन प्राकृतिक भौतिकी के अनुसार बड़ी धूल के कण अकेले नहीं आ सकते। धूल के छोटे कणों के गायब होने का मतलब है कि वह तंत्र जो प्रेक्षणों की व्याख्या करने वाला माना जाता है वह भी उनका उल्लंघन करता है। यह ऐसी कमी नहीं है जिसे बेहतर कोणों या उन्नत रेजोल्यूशन से भरा जा सके। यदि छोटे कण थोड़ी मात्रा में भी मौजूद होते तो वे निशान छोड़ जाते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। डेटा में निश्चित रूप से शोर नहीं है, जबकि शोर होना चाहिए। परिणाम स्वरूप एकमात्र शेष प्राकृतिक व्याख्या अपने ही भार के नीचे ढहने लगती है। यह हमें एक ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है जो चुनिंदा रूप से बड़ी मात्रा में पदार्थों को मुक्त करती है, जबकि बाकी सभी पदार्थों को दबा देती है। ऐसा कुछ भी ज्ञात गैस उत्सर्जन तंत्र ने आज तक प्रदर्शित नहीं किया है। इस बिंदु पर मुद्दा प्रतिस्पर्धी मॉडलों के बीच चयन करने का नहीं है। यह इस बात को स्वीकार करने का है कि एकमात्र प्राकृतिक व्याख्या उन अवलोकनों का ही खंडन करती है जिनकी व्याख्या करने के लिए इसे बनाया गया है। और जब कोई व्याख्या आंकड़ों से मेल नहीं खाती तो विज्ञान आंकड़ों को तोड़ मरोड़ नहीं देता, वह प्रश्न को फिर से उठाता है। एक और विवरण 3 एटलस के रहस्य को और भी जटिल बना देता है, इसका घूर्णन, धूमकेतु का घूर्णन। यह कोई असामान्य बात नहीं है। वास्तव में घूर्णन ही मुख्य कारणों में से एक है जिसके कारण धूमकेतु की जलधाराएं शायद ही कभी स्थिर दिखाई देती हैं। जैसे जैसे केंद्रक घूमता है, सक्रिय क्षेत्र सूर्य के प्रकाश में आते जाते रहते हैं। जलधाराएं घंटों या दिनों में चमकती हैं, मंद पड़ती हैं, चौड़ी होती हैं और मुड़ती हैं। उनकी ज्यामिति बदलती रहती है। यह व्यवहार इतनी निरंतरता से देखा गया है कि इसका उपयोग घूर्णन दर और सतह संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। चमक में बदलाव और बार बार की गई इमेजिंग के आधार पर घूर्णन के मामले में 3 आई एटलस भी अपवाद नहीं है। इसकी घूर्णन दर का अनुमान लगभग 3 पूर्ण चक्कर प्रतिदिन है। उस गति से ही सतह से जुड़ी किसी भी जेट संरचना में स्पष्ट परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आंकड़े कुछ और ही दर्शाते हैं। 3 आंखों वाले एटलस के जेट फैलने या सर्पिलाकार होने के बजाय अपना आकार बनाए रखते हैं। समय के अंतराल पर किए गए प्रेक्षणों में भी उनकी ज्यामिति उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहती है। वे फैलते नहीं हैं, वे छापों में नहीं बदलते, वे घुमावदार आकृतियां नहीं बनाते जो आमतौर पर घूमते हुए धूमकेतु बनाते हैं। अपेक्षित गति होती ही नहीं है। पता चला एकमात्र विचलन एक बहुत हल्की सी लड़खड़ाहट है। यह इतनी सूक्ष्म है कि शोर में लगभग गायब हो जाती है। यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कुछ विशिष्ट संकेत मिलता है। यदि पिंड के घूर्णन के दौरान जेठ लगभग गतिहीन होते हैं तो उनका स्रोत घूर्णन ध्रुवों के निकट स्थित होना चाहिए। ध्रुव के निकट घूर्णन न्यूनतम पार्श्व गति उत्पन्न करता है जिससे दिशा संरक्षित रहती है। लेकिन इस व्याख्या की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सूर्य के सबसे निकट से गुजरने के बाद जब धूमकेतु सूर्य के निकटतम बिंदु से गुजरता है तो जेठ की ज्यामिति में परिवर्तन होना चाहिए था। तापीय तनाव, असमान तापन और द्रव्यमान हानि आमतौर पर धूमकेतु की घूर्णन अवस्था को बदल देते हैं।
जेठ की दिशा को बाद में भी स्थिर बनाए रखने के लिए घूर्णन अक्ष को लगभग 16 डिग्री तक स्थानांतरित करना होगा, न कि धीरे धीरे खिसकना या अप्रत्याशित रूप से डगमगाना। समायोजन करना होगा। ऐसा कोई ज्ञात प्राकृतिक तंत्र नहीं है जो स्थिर जेठ ज्यामिति को बनाए रखते हुए इतने कम समय में धूमकेतु के घूर्णन अक्ष को इतनी सटीकता के साथ पुनः संरेखित कर सके। गैस उत्सर्जन से उत्पन्न अनियमित बल आमतौर पर अव्यवस्था को बढ़ाते हैं, न कि उसे कम करते हैं। वे घूर्णन को और अधिक अव्यवस्थित बनाते हैं, न कि सुव्यवस्थित। यहीं पर संभाव्यता का सवाल उठता है। क्या किसी धूमकेतु के ध्रुवों पर लगभग पूरी तरह से व्यवस्थित जेट हो सकते हैं? वह तेजी से घूम सकता है, पेरिहेलियन से गुजर सकता है, अचानक अपनी धुरी को पुनः उन्मुख कर सकता है और फिर भी अपनी दृश्य संरचना को बरकरार रख सकता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, व्यवहार में संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। इनमें से प्रत्येक आवश्यकता अपने आप में दुर्लभ होगी। इन सभी का एक साथ क्रम में घटित होना संयोग की सीमा से परे है। यह अब संयोग या दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टि का प्रश्न नहीं रह जाता। यह परिस्थितियों का एक ऐसा संगम है जो असंभवता की सीमा पर है। इस बिंदु पर 3 एटलस का व्यवहार धूमकेतु भौतिकी के एक चरम उदाहरण जैसा नहीं लगता। ये कुछ ऐसा लगने लगता है जिसे कभी धूमकेतु की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। खगोलीय इतिहास में केवल एक ही ऐसा पुष्ट क्षण है जब सूर्य के प्रभाव के विपरीत दिशा में गतिमान पदार्थ को देखा गया था, और यह संयोगवश नहीं हुआ था। जुलाई 2005 में धूमकेतु नौपी टेम्पल एक नासा के गहन प्रभाव मिशन का लक्ष्य बना। एक तांबे के पिंड को जानबूझकर तेज गति से धूमकेतु की सतह पर पटका गया। लक्ष्य सीधा सा था, नाभिक से पदार्थ को अलग करना और देखना कि क्या होता है। कुछ क्षणों के लिए प्रयोग लगभग उम्मीद से कहीं अधिक सफल रहा। टक्कर के बाद मलबे का एक गुबार ऐसी दिशाओं में उठा जो धूमकेतु के सामान्य व्यवहार के विपरीत थीं। उस सामग्री का कुछ हिस्सा तुरंत सूर्य से दूर नहीं मुड़ा। इसके बजाय यह अप्रत्याशित पैटर्न में फैल गया, जिससे अस्थायी रूप से सौर हवा और विकिरण दबाव का प्रतिरोध हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे सावधानी पूर्वक दर्ज किया क्योंकि वे ठीक ठीक जानते थे कि यह क्यों हुआ। यह एक कृत्रिम घटना थी, ऊर्जा तकनीक से उत्पन्न हुई थी, प्रकृति से नहीं। गति की दिशा टक्कर की ज्यामिति द्वारा निर्धारित की गई थी, न कि गैस उत्सर्जन या ऊर्ध्वपातन द्वारा। जैसे जैसे मलबे का बादल फैला और धीमा हुआ, सूर्य ने तुरंत अपना नियंत्रण पुनः स्थापित कर लिया। थोड़े ही समय में परिचित नियम लौट आए और पदार्थ ने उसी तरह व्यवहार किया जैसे धूमकेतु पदार्थ हमेशा करते हैं। यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। टेम्पल ने धूमकेतुओं के किसी ऐसे गुप्त वर्ग का खुलासा नहीं किया जो स्वाभाविक रूप से सूर्य की अनदेखी करते हैं। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि किस प्रकार अत्यधिक बाहरी हस्तक्षेप क्षण भर के लिए सौर बलों को पराजित कर सकता है। उस प्रभाव के बिना यह व्यवहार कभी प्रकट नहीं होता। मानवीय हस्तक्षेप के बिना इसका कोई पूर्व उदाहरण भी नहीं होता। यह एक असुविधाजनक तुलना है क्योंकि 3 एटलस के आसपास जो देखा जाता है वह उस दुर्लभ क्षण से मिलता जुलता है। पदार्थ अपनी दिशा बनाए रखता है, जेट प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। यह संरचना अपने परिवेश के प्रति उदासीन प्रतीत होती है। फिर भी कोई टक्कर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई कृत्रिम कारण नहीं था। 3 एटलस पर किसी भी ऐसी चीज का प्रहार नहीं हुआ जिसने पदार्थ को अवज्ञा करने के लिए मजबूर किया हो। इससे रिकॉर्ड में एक विचित्र अंतराल रह जाता है। पदार्थ के सौर प्रभाव के विपरीत गति करने की पुष्टि केवल तभी हुई है जब मनुष्य ने ऐसा किया हो। अन्य सभी प्रलेखित मामलों में प्रकृति ने नियमों का पालन किया है। यहाँ तक कि सबसे विचित्र धूमकेतु भी अंततः नियमों का पालन करते हैं। 3 एटलस में किसी खास प्रभाव घटना का जिक्र नहीं है। कोई गड्ढा नहीं है जिसे दोष दिया जा सके। दिशात्मकता को समझाने के लिए ऊर्जा का कोई विस्फोट नहीं है। व्यवहार निरंतर प्रतीत होता है, विस्फोटक नहीं, व्यवस्थित है, अराजक नहीं। यहीं पर कहानी सुविधाजनक स्पष्टीकरण देना बंद कर देती है। यदि सूर्य की गर्मी को सहन करने वाले पदार्थ का एकमात्र सत्यापित उदाहरण मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और 3 एटलस बिना किसी जात कारण के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो तुलना अपरिहार्य हो जाती है। निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रश्न के रूप में। यदि यह घटना इतनी दुर्लभ है कि यह पहले केवल एक बार ही घटी है और वह भी तब जब हमने इसे प्रकट होने के लिए विवश किया, तो जब हम इसे स्वतः घटित होते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इस बिंदु पर 3 एटलस के साथ समस्या अब लेबल से संबंधित नहीं रह जाती। यह एक प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है। आंकड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई नाटकीय निष्कर्ष निकाला जा सके।
लेकिन सबूतों से एक बात स्पष्ट होती है, 3 एटलस चाहे जो भी हो, ये अब तक अध्ययन किए गए किसी भी पुष्ट धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करता है। इस जांच के हर अध्याय में एक ही पैटर्न बार बार सामने आता है। धूमकेतु की पूंछ सौर बलों के प्रति उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती जिस तरह धूमकेतु पदार्थ को करनी चाहिए। कई जेट घूर्णन के साथ मुड़ने के बजाय स्थिर ज्यामिति बनाए रखते हैं। कोई भी प्राकृतिक व्याख्या या तो पूरी तरह विफल हो जाती है या फिर उन प्रेक्षणों का खंडन करती है जिनकी व्याख्या करने के लिए वे बनाई गई हैं। कुल मिलाकर ये किसी मॉडल में छोटी मोटी कमियां नहीं हैं, ये संरचनात्मक विसंगतियां हैं। इसीलिए यहाँ सावधानी बरतना आवश्यक है। नासा को पहले भी ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ा है जब सार्वजनिक अटकलें सत्यापित विज्ञान से कहीं आगे निकल गईं। सबसे दर्दनाक उदाहरणों में से एक 1990 के दशक के उत्तरार्ध में धूमकेतु हेल-बॉप से जुड़ी घटना के बाद सामने आया, जब गलत सूचना के कारण हेवन गेट समूह से संबंधित त्रासदी घटित हुई। तब से संयम कमजोरी नहीं बल्कि एक सबक साबित हुआ है। ये वीडियो ये दावा नहीं करता कि 3 एटलस कृत्रिम, बुद्धिमान या प्रकृति से परे कोई चीज है। यह प्रमाणों को कल्पना से प्रतिस्थापित नहीं करता। इसके बजाय यह एक सरल और अधिक असहज सच्चाई को उजागर करता है। वर्गीकरण कोई निश्चितता नहीं है। किसी चीज को धूमकेतु कहने से वह धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करने लगती। विज्ञान तभी प्रगति करता है जब विसंगतियों को उचित अध्ययन के लिए पर्याप्त समय तक अनसुलझा रहने दिया जाता है। कभी कभी सबसे ईमानदार जवाब परिभाषा देना नहीं होता, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि डेटा उस दायरे से बाहर निकल गया है जिसमें उसे रखा गया था। तो असली मुद्दा यह नहीं है कि 3 एटलस क्या हो सकता है। असली मुद्दा यह है कि यह स्पष्ट रूप से क्या नहीं है, और इससे एक सवाल अनुत्तरित और अनसुलझा रह जाता है। अगर यह धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करता तो हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, और अगर आप ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देने वाले अनसुलझे रहस्यों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो माइंड गैप को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं।